बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? ये तो गाइज़ आज हमने पढ़ना है नावल शर्त रिटन बाय नबीला अज़ीज़ की लास्ट पार्ट। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सर आपसे कोई मिलने आया है, इसकी सेक्रेटरी ने इंटरकॉम से इतला दी। कौन है? वो काफ़ी मसरूफ़ था। सर वो नाम नहीं बता रही। ओके अंदर भेज दें। पहले तो वो चौंका, फिर सरसरी सा कहकर रिसीवर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम। जीस क्लास डोर खोलकर दबेस कारपेट पर बिना आहट पैदा किए आहिस्ते से चलती एनिस के टेबल के सामने पहुंच गई। पास पहुंच गई और जीस की आवाज़ पर मुकरम के हाथ से पेन छूट गया। जीस तुम यहाँ? वो हमारी खुशी के एकदम उठ खड़ा हुआ। क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? इसने मुकरम के अंग अंग से फूटती खुशी को महसूस करके भी खुद को अनजान जाहिर किया। आ सकती हो यार, आ सकती हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम खुद मेरे ऑफिस आई हो। वो वाकई बेपनाह खुश था। बैठने को नहीं कहोगे? तुम्हारा अपना ऑफिस है, जहाँ जी चाहे बैठो। इसने चारों तरफ इशारा किया। जीस को इसका कमरा घूम फिर कर देखने लगी। नज़रों में सताइश थी। पसंद आया अपना ऑफिस? वो इसके करीब चला आया। बहुत ज़्यादा, बहुत आला ज़ौक़ है आपका, इसने सराहा। वो तो मैं जानता हूँ, इसने जीस के नज़रों की जद में रखते हुए कहा। क्या जानते हैं? वो इसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी। कुछ नहीं, तुम आओ बैठो यहाँ। इसने पहली बार जसारत की और जीस का हाथ थाम लिया। जीस इसके लमस से अंदर ही अंदर कन्फ्यूज़ होकर रह गई। मुकरम खान अफरीदी ने इसे अपनी चेयर पर बिठाकर बहुत ही वारफ्तगी से देखा था। अब हुक्म कीजिए मैडम, आपका कैसे यहाँ आना हुआ? आप तो गाँव गई हुई थी। मुकरम ने टेबल की दूसरी चेयर तरफ रखी चेयर्स में से एक चेयर पर बैठते हुए इस्तफसार किया। मैं गाँव गई हुई थी और मेरा एक दोस्त बहुत खफा हो रहा था। वो मुझसे मिलना चाहता था, सो मैं अपना बैग हॉस्टल छोड़कर सीधी इससे मिलने चली गई। इसने चेयर को घुमाते हुए बेनियारी से कहा। गोया दोस्त कुछ खास ही है। कुछ खास नहीं, बहुत खास है। वो इसकी बात की तरदीद करते हुए तेजी से बोली। वो कुर्सी से उठकर जीस के सामने आ खड़ा हुआ। वो एक हाथ टेबल पे और एक हाथ जीस की कुर्सी की बैग पर जमाकर इसके करीब झुका और जीस की आंखों में आंखें डाल के देखा था। और पहली बार, इतनी मुलाकातों में पहली बार ऐसा हुआ कि जीस का दिल धड़का था और पलकों में लर्जिश आ गई थी। इन दो चीज़ों ने इसे पल में कमज़ोर कर दिया। इसकी झुकी पलकों पर मुकरम के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। जीस ने आज तक इसके सामने नजरें नहीं झुकाई थी और आज अगर झुकाई थी तो यकीनन कोई बात थी। जीस कह दूँ? वो बगौर से देख रहा था। क्या? वही जो तुमसे कहा नहीं जा रहा। वो जिसे सरगोशी करते हुए बोला। ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो खुद से इजहार नहीं करना चाहती थी। तुम क्या जानो जीस, सारी बातें ऐसी ही तो हैं। कभी तुम रुक जाती हो, कभी मैं ठहर जाता हूँ, मगर आज मुझे लगता है कि मुझे सब कह देना चाहिए। आज तुम खुद मेरे पास आई हो। आज मुझे तुमको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। आज मैं तुम्हारा दामन अपने इजहार से, अपनी मोहब्बत से भर देना चाहता हूँ। आज मैं कह देना चाहता हूँ कि तुम मेरी जीस हो, मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरी साथी। बात तो तू ही चित्र फेरने है। इसने गंभीर आवाज़ में कहते हुए जीस के दिल में हलचल मचा के रख दी। इसके सीने में तूफान बर्पा होने लगे। जीस अंदर ही अंदर लरस उठी। इसे लगा इसका दिल कनपट्टियों में धड़कने लगा। इसे अपना आप संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। इसे खुद पता ना चल सका कि इसकी ऐसी कैफियत मुकरम खान की कुर्बत से हुई है या इजहार मोहब्बत से। मुकरम आप, वो कुछ कहते कहते रुक गई। जीस तुमसे मेरी मोहब्बत का अब ये आलम है कि मैं एक दिन एक पल भी तुम्हारे बगैर बहुत मुश्किल से गुजारता हूँ। तुम्हारे बगैर रहना नामुमकिन हो चुका है मेरे लिए। मुकरम सब कुछ कहता चला गया और जीस से मज़ीद ठहरना मुश्किल हो गया, मगर वो इतना करीब झुका हुआ था कि वो उठ भी नहीं सकती थी। लेकिन भला वो इसकी सेक्रेटरी का दरवाज़ा नॉक करके अंदर चली। मैं आई कम इन सर? वो अंदर दाखिल होकर इजाज़त तलब करी थी। मुकरम फॉर्म सीधा हो गया। येस, इसने इजाज़त दी। सेक्रेटरी अपने बॉस की सीट पर इस लड़की को बैठे देखकर अजब जोमानी नज़रों से देखने लगी और साथ ही से इस लड़की की अहमियत का अंदाज़ा भी हो गया। मुकरम ने फ़ाइल पर साइन करने के बाद सेक्रेटरी को जाने का इशारा किया और जीस की सिमत में तवज्जो हुआ। अब क्या प्रोग्राम है, लंच करोगी? वो घड़ी देखते बोला। नहीं, मुझे जाना है। वो कुछ नर्वस हो रही थी। मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा ख़रीदा। मैंने सोचा आज से ज़्यादा बेहतर दिन तो कोई और हो ही नहीं सकता। इसने कहते हुए झुककर टेबल की दरमियानी दराज खोली और ब्लू कलर की मखमली डिब्बियाँ निकाली और फिर डिब्बियाँ खोलकर एक इंतहाई नाजुक और खूबसूरत सी चेन निकाली। चेन बहुत नफीस और बारीक थी, देखने में इतनी खास न लगती, लेकिन इसके दरमियान सजा छोटा सा डायमंड इसे बहुत खास और खूबसूरत बना रहा था। इस डायमंड की डिज़ाइनिंग भी बहुत खूबसूरत थी। जीस इतना कीमती गिफ्ट देखकर हैरान रह गई। इसे रोकना चाहा तो बोला, तुम बस खामोश रहो। इसने सामने इशारा किया और चेन की हुक खोलकर इसकी गर्दन में पहना दिया। प्लीज़ मुकरम, मैंने कहा ना तुम चुप रहो। इसने जीस को रोक दिया और इसकी गर्दन में सजी चेन देखने लगा, जिसकी कीमत इसकी नज़र में और भी बढ़ गई थी। लेकिन अगर तुम गिफ्ट का बदला देना चाहती हो तो दे देना, मैं तुम्हारी तरफ से गिफ्ट का मुंतज़िर रहूँगा। इसने जीस की मुश्किल हल की, लेकिन जीस चुप सी हो गई थी। जीस नू छित्तर पैने चाहिए, तू लाला शर्ता। अरे वाह, इतना कीमती गिफ्ट! सहरिश और अरमीन के मुंह में पानी आ गया, जबकि सानिया काफ़ी संजीदा नज़रों से देख रही थी। क्या इसने तुम्हें प्रपोज़ किया? सानिया का सवाल हमेशा की तरह तीखा ही था। प्रपोज़ करने में कसर रह गई है क्या? सहरिश ने खफकी से कहा। कसर तो रह ही जाती है मोहतरमा सहरिश साहिबा। इसने महज एक कीमती गिफ्ट दिया, चंद खूबसूरत ख्वाब दिखाए, लेकिन शादी के लिए हरगिज़ नहीं कहा। प्रपोज़ करना इतना आसान नहीं होता। अगर वो कर भी दे तो जीस के पास क्या सबूत है कि इसने इसे प्रपोज़ किया? हम कैसे यकीन कर लें? ये शर्त हारने के ख्याल से झूठ भी तो बोल सकती है।
सानिया तंजो तमस्कर से कह रही थी। जीस से बड़ी काटदार नज़रों से घूरती। इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम? वो चबा कर बोली। मैं चाहती हूँ कि मुकर्रम खान अफरीदी अगर तुमसे इजहार मोहब्बत करता या फिर तुम्हें प्रपोज करता तो हमारे सामने करे, ताकि हमें पता तो चले कि वो तुम्हें किस हद तक चाहता है और तुम इसे अपने जाल में फंसाने में किस हद तक कामयाब हो गई हो। लाखुदी लानत है, लानत तड़ी ज़िंदगी पे और लानत तुम लोगों की दोस्ती पे। सानिया काफ़ी चिढ़ाने वाले अंदाज में बोली। जीस ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा ज़ब्त किया। वो पहले मुकर्रम के हवाले से थोड़ी परेशान हो रही थी, ऊपर से सानिया की बातें सुलगा रही थी। कुछ नहीं, बुला ला उन्हें, इनविटेशन दे ला उनके आके, मैं तेरे ना जो चक्कर चलाना चाह रही थी ना मेरी दोस्तान ने सामने, मैंने प्रपोज कर ला। क्या वह सोच में पड़ गई? ठीक है, वो सबके सामने मुझे प्रपोज करेगा। जीस फैसला सुनाकर बाहर से उठ गई और सहरी हक्का बक्का रह गई। वो किसी इंसान की इज्जत नफ्स इस तरह मजरू करने के हक में हरगिज़ नहीं थी। इसने सानिया को खा जाने वाली नज़रों से देखा और जीस के पीछे आ गई। जीस, ये सब क्या है? क्यों कर रही हो ऐसा? तुम जानती हो ऐसा करना इस आदमी की बेइज्जती करने के बराबर होगा। हाँ जानती हूँ, जीस का लहजा बोझल था। फिर भी ऐसा कर रही हो? सहरिश को हैरत हुई। तो फिर और क्या करूं? जब इतना कुछ कर लिया तो ये सब कुछ तो कुछ भी नहीं है। इसने तंज़िया अंदाज में सर झटका। लेकिन जीस थी एक इंतहाई कदम है। जानती हूँ, मैं बाद में इससे माफ़ी मांग लूँगी। वो वाकई बहुत अच्छा इंसान है। वो जिसका भी शौहर बनेगा इसकी बीवी खुद पर रश करेगी। बहुत ही खुशकिस्मत होगी वो लड़की जिसकी बीवी बनेगी। कहते कहते इसका लहजा भरा है। इसने मुकर्रम के लिए अपने दिल में आज तक मोहब्बत का जज्बा महसूस नहीं किया था। वो इस सारे मामले को हमेशा खेल और नाटक समझ कर करती रही थी। लेकिन खेलते खेलते जिस तरह खिलौने से उनसियत हो जाती है, इसी तरह इसे भी मुकर्रम से उनसियत और अपनायत हो गई थी। वो इसे छोड़ना नहीं चाहती थी और ना ही इसे तोड़ना चाहती थी, मगर ये उसकी मजबूरी थी। इसको तोड़े बगैर और छोड़े बगैर गुजारा भी नहीं था। जो गलतियाँ ये सोचकर की जाएं कि बाद में इनकी माफ़ी मांग लेंगे, इन गलतियों की कभी माफ़ी नहीं मिलती। जीस प्लीज़ एक बार फिर सोच लेना, सैरिश इसे समझा रही थी। तैनू माफ़ी मिलनी भी नहीं चाहिए। जिस मुकर्रम ने तैनू माफ़ी दी थी, मैं मुकर्रम ने माफ़ी नहीं देनी। सैरिश में मुकर्रम खान के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, मगर फिर भी ये ठेस इसे ज़रूर लगेगी। आज नहीं तो कल ऐसा होकर ही रहेगा, क्योंकि हम साथ साथ नहीं चल सकते। इसका कबीला हमसे अलग है, हम कभी एक नहीं हो सकते। ये तो एक आरसी रिश्ता था, एक ड्रामा था जो मैंने निभाया दिया। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं हो सकता ना। मेरे बाप और भाइयों को पता चल जाए तो जीते जी मार डाले मुझको। जीस तब बेबसी के मुकाम पर खड़ी थी। सैरिश खामोश हो गई। इन्हीं चीज़ों का तो डर था जो आज सामने आ रही थी। जीस लब भेजती हुई जाकर कमरे में लेट गई। जीस तुम चाहिए तो खुदकुशी कर लवे। आज मुकर्रम खान अफरीदी का बर्थडे था। रात 12 बजते इसने सबने विश करना शुरू कर दिया। सबसे पहले कॉल खान साहब की, दूसरी अरकम की थी। बाकी कज़न और जाने वाले फ्रेंड्स ने इसे मैसेजेस और कॉल्स की थी, लेकिन जिसका इसे इंतज़ार था इसने तो कोई मिस कॉल भी नहीं दी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो रात 12 बजे से लगातार इंतज़ार कर रहा था और इंतज़ार के लम्हात बढ़ने के साथ साथ इसकी तशवीश और परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि जीस इसकी बर्थडे भूल जाए और इसे विश ना करे? वो सुबह तक इंतज़ार में और फिर परेशान होते हुए इसने जीत का नंबर सर्च किया। अभी इस नंबर पर येस का बटन दबाने वाला था कि मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। साहब, आपको कोई बाहर बुला रहा है। कौन है? पता नहीं साहब, चौकीदार ने इंटरकॉम पर इतला दी है। मुलाजिम ने लाइल्मी ज़ाहिर की। अच्छा, मैं देखता हूँ। वो सर हिलाकर बाहर गेट पर आ गया। बाहर कुरियर सर्विस का नुमाइंदा खड़ा था। इसने मुकर्रम से साइन करवाने के बाद गिफ्ट इसके हवाले कर दिया। मुकर्रम हैरान होता गेट से अंदर आ गया। खूबसूरत सुर्ख फूलों का, गुलाबों का बुके और सुर्ख ही गुलाब के फूलों से सजा बर्थडे कार्ड था, और कार्ड पर जीस का नाम पढ़कर मुकर्रम के होंठों को इत्मीनान भरी मुस्कुराहट छू गई। और बुके और कार्ड के साथ एक पैकिंग शुदा गिफ्ट भी था। वो देखता हुआ अंदर कमरे में आ गया। इसने गिफ्ट खोल कर देखा। सिल्वर डायल और सिल्वर चेन वाली इंतहाई कीमती घड़ी मुकर्रम की सताइशी नज़रों का मरकज़ थी। मैं चाहती हूँ कि ये घड़ी हमेशा आपके बाजू में सजी रहे और आप जब जब इसे देखो आपको मेरी याद आए। घड़ी के केस में इसने एक चिट पर पैगाम भी लिख कर भेजा था। मुकर्रम की खुशी मज़ीद बढ़ गई। इसने आज नहाकर तैयार होने के बाद वही घड़ी पहनी थी और फिर जीस को मैसेज लिखा, तुम तैयार हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। आज का दिन हम साथ ही गुजारेंगे। इसे मैसेज सेंड करने के बाद वो नाश्ता करने बैठ गया। वो भी नाश्ता करके फारिग ही हुआ था कि आगा जान की कॉल आ गई। कैसे हो मेरी जान? बिल्कुल फिट। मेरी बहू कैसी है? इनके लहजे में मोहब्बत थी। वो भी ठीक है। अब से एक हफ्ते कबल वो झिझकते हुए तमाम तफसीलें इनके गोश गुजार कर चुका था। बेटा, इससे बात करो, इसके घर जाओ या फिर हमें बताओ, हम खुद जाएं। देर किस बात की है भला? वो मुकर्रम की बात आगे बढ़ाने पर उकसा रहे थे। जी, मेरा भी यही इरादा है, मैं आज ही इससे बात करता हूँ। इसने हामी भरी। क्या आज तुम गाँव नहीं आ सकते? खान साहब ने वो बात कही जिसके हाथों मजबूर होकर इसे फ़ोन किया था। क्यों, खैरियत? वो मुतफक्कर हुआ। हाँ, सब खैरियत है, बस तुमसे मिलने को जी चाह रहा था। इन्होंने कह ही दिया। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। आप क्या कर रहे हैं? इसने यूँ ही पूछ लिया। पंचायत में जाना, तैयार हो रहा हूँ। ठीक है, फिर आप जाए, मैं जब आया आपको फ़ोन पर बता दूंगा। इसने खुदा हाफिज़ कहा और फ़ोन बंद कर दिया। हाय हाय, पंचायत दे विच अब्बा जी चले किते, अब्बा जी आहो फिर दिल भी कर रहा मुकर्रम ना मिलना। थोड़ी देर बाद वो जीस के हॉस्टल पहुंचा तो जीस अपनी फ्रेंड्स के साथ वेटिंग रूम से निकल रही थी। इसे देखकर वो पांचों ही रुकी। अस्सलाम वालेकुम, इसने एक साथ सभी को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आइए ना, आप रुक क्यों गए? जीस काफ़ी संजीदा लग रही थी। सहरिश अंदर से घबरा रही थी। कैसी हैं आप सब? जीस को छोड़ के इसके फ्रेंड से हाल अहवाल पूछने लगा। जवाबन सानिया ने लबकुशाई की। हम सब तो ठीक है, लेकिन जीस आज ठीक नहीं लग रही। सानिया ने जुमानी नज़रों से देखकर कहा। वो सभी इस वक्त
वेटिंग रूम में मौजूद थे। मुकर्रम इसे और इसकी फ्रेंड्स को दिलचस्प नज़रों से देख रहा था, जबकि अजीज़ नज़र झुकाए हुए थी। क्यों, क्या हुआ है? देखिए मुकर्रम साहब, इस तरह रोज़ रोज़ का मिलना भी तो ठीक नहीं है ना। अब तो हॉस्टल की लड़कियां भी तरह तरह की बातें करने लगी है। सानी की बात में मुकर्रम चौंक गया। क्या मतलब है आपका? अरे अब इतने भी बच्चे नहीं है कि मेरा मतलब ना समझ सकें। बगैर किसी रिश्ते के, बगैर किसी ताल्लुक़ के मिलना मिलाना के ठीक समझा जाता है? सानिया ने खफकी दिखाई। क्या मोहब्बत कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं है? वो मजबूत लहजे में बोला। अरमीन, रिमशा और सहरिश ने बैक वक्त सानिया को देखा, जो मुकर्रम के तरफ मोहब्बत पर ज़रा सा रुकी थी। यहाँ मोहब्बत को कौन मानता जब तक कोई मजबूत रिश्ता ना हो? सानिया डटी हुई थी। जब मैं जीस को अपनी बीवी बनाकर दुल्हन के रूप में साथ ले जाऊँगा तब तो सब मानेंगे ना। अब की बार सानिया के चेहरे का रंग उड़ गया। इसका ख्याल था कि मुकर्रम टाल मटोल से काम लेगा, लेकिन वो तो जीस, मैं आपसे आज यही बात करने आया था। मुझे आगा जान ने भी यही कहा है कि मैं आपसे वालिदैन से मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप बताएं कि आपको मेरा साथ कबूल है? मुकर्रम खान अफरीदी ने सबको नज़रअंदाज करते हुए इसे प्रपोज कर डाला, और जहाँ जीस के दिल में इसके इकरार पर ठंड पड़ी और अपनी जीत की खुशी फवार बनकर बरसी, वहीं दुख की लहर भी उठना शुरू हो गई। जीस बोले ना, मैं आगा जान और अम्मा जान को आपके घर भेजना चाहता हूँ। वो इससे बोलने पर इसरार कर रहा था, जबकि वो चुप थी। क्या बात है, आप चुप क्यों? मुकर्रम, आप, वो कुछ कहने के लिए लब खोल ही रही थी कि मुकर्रम का सेल बजने लगा। मुकर्रम सेल पर नंबर देखकर परेशान हो गया। इसके चाचा जान का नंबर था और वो कभी भी यूं ही फ़ोन नहीं करते थे। हाय हाय, बुरी खबर आ गई। अच्छा जीस, मैं कल तुम्हारा जवाब सुनने आऊँगा। वो कॉल रिसीव करते हुए बाहर निकल आया था और इसके पीछे इन सब की हुल्लड़बाजी शुरू होगी। सानिया वगैरह ने बाकायदा प्लानिंग से मुकर्रम से इस तरह बात की थी कि अगर वो प्रपोज करना चाहता हुआ तो अभी कर देगा, और फिर ऐसा ही हुआ था। प्लानिंग कामयाब ठहरी थी। अब बोलो मोहतरमा, जीस तो अपनी शर्त जीत गई है, अब तुम क्या करोगी? मुकर्रम फ़ोन कॉल सुनकर बेहद परेशान हो गई। इसने फ़ौरन गाँव जाने का इरादा कर लिया और जीस को यही बताने दोबारा वेटिंग रूम की तरफ आया था, ही ताकि एक लड़की की आवाज़ पर कदम ठिठक के रुक गए। मुझे नहीं पता था कि मुकर्रम खान इतना दिल फेंक किस्म का आदमी होगा। मैंने तो शर्त इसकी पर्सनैलिटी देखकर लगाई थी कि जीत चाहे कुछ भी कर ले मगर वो काबू नहीं आएगा, लेकिन वो तो खैर से दिल हाथ में लिए फिर रहा था। फ़ौरन नजराना देने पहुंच गया और 10,000 की शर्त में हार गई। इसका तो कुछ नहीं किया। सानिया दिल में लाते हुए कफ़े अफसोस मल रही थी। अरे इसका क्यों नहीं गया? इसका दिल गया, इसका इजहार मोहब्बत किया, इसका प्रपोजल किया, सब कुछ इसी के बेचारे का तो गया, बस जीस का कुछ नहीं गया। सिर्फ दो लोगों का नुकसान हुआ, मुकर्रम खान का दिल और सानिया बीबी का 10,000। फ़ायदे में तो जीस रही, दिल भी ले उड़ी और 10,000 कैश भी। अरमीन ने सारा हिसाब किताब किया और वेटिंग रूम के बाहर खड़ा मुकर्रम खान जैसे सन्नाटे में आ गई। इसे अपनी समातें मफलूज होती महसूस हुई थी। जीस ने इसके साथ खेल खेला, इसके साथ ड्रामा किया, इसे बेवकूफ़ बनाया, वो भी महज एक शर्त की खातिर, 10,000 कैश की खातिर। वो इसके जज्बात से खेल गई, रौन की सब कुछ। इसके कानों में साएं साएं हो रही थी। इसे अपनी ज़ात की तौहीन और अपने दिल के पर खचे उड़ते हुए महसूस हो रहे थे। इसके दिलो दिमाग किसी तूफ़ान की जद में थे। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कैसा रिएक्शन दे। इससे पहले वो मज़ीद कुछ सोचता, इसका मोबाइल एक बार फिर बजा और वो एक गज़बनाक नज़र वेटिंग रूम में डालता, एकदम लब भेजते हुए वापस मुड़ गया। वेटिंग रूम से इन लोगों की आवाज़ें अभी तक आ रही थी। लानतियाँ। मुकर्रम खान ने गाड़ी बहुत गुस्से के आलम में निकाली थी। इसे इसी वक्त गाँव ना पहुँचना होता तो यकीनन वो कोई रिएक्शन देता, मगर इस वक्त इसे गाँव पहुँचने की जल्दी थी, जहाँ बकौल चाचा साईं के पंचायत में झगड़ा हो गया तो रागा चंद इस झगड़े में ज़ख्मी हो गए थे। ज़्यादा परेशानी वाली भी बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मुकर्रम इंतहाई परेशान था। इसका सफ़र कट ही नहीं रहा था। वो जल्द से जल्द गाँव पहुँचना चाहता था और इस कश्मकश के आलम में बहुत जल्द जीस वाला मामला जहन से महक कर बैठा और एक बार फिर स्पीड बढ़ा दी। वो भी रास्ते में था जब चचा जान की कॉल आई, तुम पेशावर आ जाओ, गाँव मत जाना, आगा जान अस्पताल में। चाचा साईं आप बताते क्यों नहीं, क्या बात है? आगा जान ठीक तो है? वो मज़ीद ज़ब्त नहीं कर सका। आकर खुद देख लो, हमें हिम्मत नहीं। इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। आगा जान मैं आ गया हूँ आपसे मिलने। आप मुझसे मिलना चाहते थे ना? प्लीज़ आगा जान आंखें खोले, मुझे देखें, मैं आपका मुकर्रम, आपका बेटा, खुदा के लिए मुझे देखें, मेरी आवाज़ सुने। वो इनके बेजान वजूद से लिपटा रो रहा था, इन्हें पुकार रहा था। मुकर्रम हौसला करो, मौत तो एक दिन सबको आनी है। सरदार खुर्शीद खान ने आगे बढ़कर इसे पीछे हटाना चाहा। मैं तेन क्या सी ना कि अज जेड़े कहते ना मेरे तेरे मिलने ने बड़ा दिल कर रहा है, तो तू आ जा, मैं अपनी दिल की गल कह ही दी है। तो वो फिर नावल्स में यही होता है। तो फिर मैं सच कहा था। वो मेरा इंतज़ार करते चले गए, वो मुझसे मिले बगैर चले गए। मैं अपने बाबा से मिल भी ना सका, इनसे कुछ कह भी ना सका। वो रोते हुए पागल हो रहा था। मुकर्रम पीछे हटो, घर भी जाना है। चाचा जान भी आगे बढ़े, मगर वो इनके करीब से उठने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से 2-3 लोगों ने इसे पीछे खींचा और डेड बॉडी एम्बुलेंस तक पहुंचाई थी। अब इन लोगों को हवेली जाना था। कुछ लोग सरदार खुर्शीद खान के बेटे गुलबाज खान के पास ठहर गए। इसे भी गोलियां लगी थी, वो आईसीयू में था। इसकी हालत भी खासी तशवीशनाक थी। जीस पिछले 5 दिनों से तशवीश का शिकार थी। वो मुसलसल मुकर्रम खान के नंबर पर ट्राई करी थी, मगर इसका नंबर मुसलसल ऑफ था। जीस की परेशानी पर सहरिश ने इसे टोका, अब क्या करना इसे कांटेक्ट करके? वो अगर खुद ही पीछा छोड़ गया तो शुक्र करो, तुम्हारी शर्त तो पूरी होगी ना। लेकिन सहरिश, वो इस तरह गायब होने वाला नहीं है। अगर वो कहीं गया है तो मुझे बताकर क्यों नहीं गया? शर्त की बात तो हमारे दरमियान थी, इसे तो पता नहीं था ना। जीत झंझलाई। वो सहरिश वगैरह को अपने अंदर का हाल नहीं बता सकती थी। इनसे कैसे कह देती वो मुकर्रम खान के लिए फ़िक्रमंद हो रही है। फिर एक दिन वो गाड़ी लेकर इसके घर चली है, लेकिन गेट पर ताला देखकर इसके तोते उड़ गए। आखिर मुकर्रम खान कहाँ चला गया? वो स्टीयरिंग पर हाथ मारकर सोचने लगी, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऑफिस
कई तो पता चला कि वो लोग भी लाइलम है, वो इतने दिनों से बगैर बताए गायब था। वो ऐसा लापरवाह इंसान तो नहीं है, कहाँ फंस गया आखिर? वो सोच सोच के पागल हो रही थी। खुदकुशी कर ला। नवाब खान अफरीदी का कत्ल तुमने किया और खून बहा भी तुम ही दोगे। मुझे अपने किसी भी काम में शामिल मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हशमत अली खान गुस्से और लाताल्लुकी का मुजाहरा करते हुए बुलंद आवाज़ में बोले। रागिब अली खान परेशान हाल खड़े थे। बाबा खजीना की मंगनी हो चुकी है और ज़मीना तो भी 5 साल की है, मैं कैसे से खून बहा में दे दूँ? रागिब अली खान बेबसी की इंतहा पर थे क्योंकि बात अपनी बेटी पर आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हशमत अली खान थे, वो भी इस बात का मफहूम समझ के तड़प उठे थे क्योंकि बात इनकी बेटी पर आ रही थी। खबरदार रागिब अली खान, बात ज़ुबान खींच लूँगा अगर तुमने मेरी बेटी का नाम किसी गलत फैसले में लिया तो। वो भड़क उठे थे। लेकिन बाबा इस तरह तो चाहे कुछ भी होता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम्हारी बेटी खून बहा में जाए या फिर बदले में तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, मेरी बला से मेरी अजीज़ पर बुरी नज़र मत डालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हशमत अली खान किसी तौर मानने को तैयार नहीं थे। दो बाप मुकाबिल डटे हुए थे। हालांकि इनका रिश्ता बाप और बेटे का था, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ अपनी अपनी बेटी के बाप थे। रागिब अली खान की बेटी हशमत अली खान की क्या लगती है, वो ये रिश्ता नज़रअंदाज कर चुके थे, और हशमत अली खान की बेटी रागिब अली खान की क्या लगती है, वो भी इस रिश्ते को भूल बैठे थे। इनकी पोती का एहसास नहीं था और अपनी इसको बहन की फ़िक्र नहीं थी। दोनों तरफ अपनी औलाद की फ़िक्र थी। आपने इसे ब्याहना भी तो है, ज़हरा ने मुदाखलत की। तुम चुप रहो ज़हरा खातून, ये मेरी बेटी का मामला है, तुम्हारी बेटी का नहीं। वो बफर गए। मेरी बेटी मेरे लिए क्या, ये मैं जानता हूँ। तुम सबके लिए तो वो एक आम सी लड़की है जिसका वजूद भी तुमको हवेली में गवारा नहीं, जिसके सलाम का जवाब देना भी तुम तौहीन समझती हो। हशमत अली खान सारे हिसाब बेबाक कर रहे थे। वहाँ मौजूद तमाम अफराद चुप हो गए। इनके सामने किसी की भी दाल नहीं कर रही थी। हशमत अली खान अजीज़ की तरफ से इतने परेशान और गैर मुतमिन हो गए थे कि इन्होंने इसे गाड़ी भेजकर अपने पास हवेली बुला लिया। वो खुद इतने दिनों से परेशान थी, ऊपर से पापा की तबीयत खराबी का सुनकर रह न सकी, फ़ौरन ही गाँव आ गई। पुत्र तू चलते से तेरी बली वास्ते तेरी कुर्बान गाह तैयार की जा रही है, तू ही बली का बकरा बनेगी। पहली बार इसे हवेली में सभी परेशान मुतफक्कर से नजर आए, वरना वो जब भी यहाँ आती थी सब चेहरों पर नफरत, हकारत, बेकानगी, गुस्से के सिवा कुछ नहीं नजर आता था। खैरियत बाबा, क्या बात है, सभी परेशान लगते हैं, सब ठीक तो है ना? वो इनके कमरे में इनके पास बेड पर बैठी इनके कंधे पर सर रखे हुए थी। हाँ सब ठीक है, बस रागिब का कुछ लोगों के साथ झगड़ा चल रहा है, वो आजकल इसी में उलझा हुआ, इन्होंने सरसी से बताया। ओह अच्छा, मैं समझी, पता नहीं क्या हो गया सबको। जीस ने भी इस बात को काफ़ी सरसरी लिया, लेकिन जब इशा की नमाज के बाद वो बाबा के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी, ज़हरा खातून के कमरे के सामने इसके कदम ठिठक गए क्योंकि अंदर से आने वाली खजीना की आवाज़ ने इसके कदम जकड़ लिए। वो कभी नहीं मानेगी। जब हमारे सगे बाप को बेटे और पोती की फ़िक्र नहीं है तो वो भला कैसे मान सकती है? वो तो है ही सुतेली। खजीना का लहजा तंज और हकारत लिए हुए था। अजीज़ मुतजस्सिस हो गई कि आखिर बात क्या जिसमें मेरे मानने की बहस छिड़ी हुई है। और दरवाजे के थोड़ा और करीब आ गई। हालांकि दूसरों की बातें सुनना गैर इखलाकी हरकत थी, लेकिन अपने जिक्र पर वो गैर इखलाकी हरकत करने पर भी मजबूर हो गई। मैंने लगता है अच्छाई दी देवी बनेगी। ज़िंदगी कभी जगह काम तो कितना नहीं होता, शर्ता ला के आई है तो इतने अच्छाई दी देवी बनेगी, अपना आप पेश करेगी। लेकिन मुझे एक बार इससे बात तो करनी चाहिए, हो सकता है इसे कुछ एहसास हो जाए। अगर वो ना मानी तो फिर या तो ज़रमीने को खून बहा में जाना पड़ेगा या फिर मुझे अपना आप पेश करना होगा। ये आवाज़ रागिब अली खान की थी, जिसे सुनकर जीस के कदमों तले से ज़मीन सिरक गई। खून बहा, वो ज़ेर लब दोहरा के रह गई। लेकिन मुझे पता है वो अगर मान भी गए तो तुम्हारे बाबा नहीं मानेंगे। वो तुम लोगों को इतना नहीं चाहते जितना इस मनहूस को चाहते हैं। वो हमेशा से सीने से लगा कर ही रखेंगे, आखिर इनकी महबूबा की औलाद है वो। ये जहरखंद आवाज़ और लहजा और आवाज़ जहरा खातून की थी। जीस को अपना आप खड़े खड़े सबके लिए अजाब लगने लगा। वो दबे पाँव वहाँ से हट की, लेकिन अपने कमरे में आकर इसके आंसुओं को रास्ता मिल गया। तमाम रात इसने आंखों में गुजार दी। सुबह होते इसने अपनी सहेलियों को मैसेज लिखकर सेंड करना शुरू कर दिया। और एक मैसेज इसने मुकरम खान के नंबर पर भी सेंड किया और साथ ही मोबाइल ऑफ कर दिया। देखे पता नहीं क्या से ना अच्छाई दी देवी बननी जी जिंदगी च कभी कोई छाई नहीं की हुनों कभी कि मैं छाई करा। मुकरम अली खान अफरीदी ने एक बार फैसला किया कि वो खून बहा नहीं लेगा, लेकिन इसके इस फैसले पर कई लोग भड़क कर खड़े हो गए, जिनमें मुकरम खान के चचा और सरदार खुर्शीद खान सरफहरिस्त थे। और सरदार खुर्शीद खान ने चंद ऐसी बातें की कि मुकरम खान अपने फैसले पर चुप होना पड़ा। इनका फैसला था कि अगर तुम खून बहा नहीं लोगे तो अरकम खून बहा लेगा। वो रागिब अली खान की बहन के साथ अरकम का निकाह पढ़वा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, और हम अरकम अभी बच्चा है, वो इन चक्करों में कब कैसे उलझेगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसने सख्ती से नफ़ी में गर्दन हिलाई। तो फिर कल सुबह तक सोच लो तुमने क्या करना है। कल पंचायत में कौन चलेगा, तुम या अरकम खान? सरदार खुर्शीद खान कहकर चले गए और मुकरम अपनी जगह पर बैठा रह गया। नहीं, मैं अरकम के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगा। वो गहरी सांस खींचता मर्दान खाने से निकलकर अपने कमरे में चला है। बेड पर आकर लेटा तो सोचे कहीं से कहीं पहुंच गई। इसका ध्यान इस दिन की तरफ चला गया जिस दिन सुबह के वक्त वो बेहद दर्जा खुश था। और फिर एक के बाद एक भयानक मोड़ आते चले गए। ध्यान की रूह बहकर न जाने कैसे मोबाइल की तरफ चली गई। इसने साइड टेबल की दराज में रखा अपना मोबाइल निकाल लिया जो इसी दिन से बंद पड़ा था। इसने पावर का बटन दबाकर सेल ऑन किया और चंद सेकंड नेटवर्क सर्च हुआ, फिर सारा नेटवर्क सेट हो गया। सबसे पहले जो मैसेज रिसीव हुआ वो जीस का ही था।
मैसेज शायद आज ही सेंड किया गया था, इसलिए मोबाइल ऑन करने पर मिल गया। इसने टाइमिंग चेक किया, आज सुबह का टाइम दर्ज था। इसने लब भेजते हुए मैसेज पढ़ा। मुझे माफ़ कर देना मुकर्रम खान। इंतहाई मुख्तसर अल्फाज लिखे थे जिनको पढ़कर मुकर्रम खान का खून खौल उठा। तुम्हें माफ़ कर दूँ ज़ीस्त अली, तुम्हें माफ़ कर दूँ? वो मैसेज देखते हुए चीखा और फिर इंतहाई नफरत और गुस्से से मोबाइल पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा, जो कई हिस्सों में बट गया। शोर की आवाज़ पर दरवाजे पर दस्तक हुई, मगर इसने दरवाज़ा नहीं खोला। हाय, माफ़ी नहीं बनती, उन्हें तेरना चंगा नहीं किया। निकाह के दौरान मुकर्रम का जहन सिर्फ एक लफ्ज़ पर अटका था, और फिर सब कुछ हो जाने के बाद भी इसी एक लफ्ज़ पर अटका रहा। वो जल्द से जल्द अपने शक की तरदीद करना चाहता था, लेकिन पंचायत ख़त्म होते तो भी काफ़ी टाइम लग गया। इसने इंतहाई शिकस्त खोरदा से बैठे हशमत अली खान को देखा। वो सदियों के बीमार लग रहे थे। ताहम राग़िब अली खान का सिर्फ सर झुका हुआ था। मुकर्रम एक गहरा लुत्फ़ नज़रों इन पर डालकर वहाँ से हट गया। हशमत अली खान ने काफ़ी दुख भरी नज़र से मुकर्रम खान को देखा। ऑफ वाइट खद्दर का शलवार सूट और पेशावरी खेड़ी पहने वो वहाँ बैठे दूसरे पठान मर्दों जैसा ही लग रहा था। इसके रंग ढंग भी बाकी जैसे थे। वो इनके सांचे में मुकम्मल तौर पर ढल चुका था। हालांकि हशमत अली खान ने नवाब खान अफरीदी के इस बेटे को हज़ारों बार चेहरा आते जाते देखा था, लेकिन तब वो ऐसा नहीं लगता था जैसा आज लग रहा था। इसकी हकारत भरी नज़रें और अंदाज़ देखकर इन्हें पहले से ही एहसास होगा कि इनकी बेटी की ज़िंदगी अज़ाब ही गुजरेगी, लेकिन फिर भी इन्होंने इसके सुकून, सब्र और खुशी के लिए दुआ की। हालांकि इन्हें पता था कि इन तीनों चीज़ों में से सिर्फ इसे सब्र मैसर आएगा, सुकून और खुशी नहीं मिलेंगे। पंचायत बर्खास्त होगी। वो अपनी लाश घसीटते घर आ गए। इन्हें बेटे के आगे लाडली बेटी हारनी पड़ी थी। देखिए मैं क्या सी ना वो अच्छाई दी देवी ने किया होगा ना, जिन्हें पूरी ज़िंदगी कोई अच्छाई नहीं की थी, तो हुन अच्छाई दी देवी बनी होएगी। अपने शक की तस्दीक के लिए वो हवेली आते अपने कमरे में गया था। इसे हवेली दरवाजे से सिसकियों और हिचकियों की आवाज़ सुनाई दी थी, और अंदर दाखिल होते इसके कदम ज़मीन ने जकड़ लिए। शक नहीं रहा था, बल्कि यकीन में बदल गया था। हालांकि वो अंदर से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ऐसा कभी ना करना, मुझे ज़ीज़ की शक्ल कभी मत दिखाना, वरना दो लोगों की आजमाइश शुरू हो जाएगी। और इसे ये भी पता था कि वो अपने गैसो गज़ब को दबा नहीं पाएगा, लेकिन अल्लाह को ना जाने किसकी आजमाइश मंजूर थी, ज़ीज़ की या मुकर्रम की। दोनों तरफ अजीब हाल था। ज़ीज़ कदमों की धमक पर मतवज्जा हुई। सर उठाकर सामने देखा तो ज़मीन व आसमान निगाहों में घूम गए। इसे यूँ लगा जैसे किसी ने इसका वजूद बम बांध के उड़ा दिया और वो कई टुकड़ों में बिखर गई हो। इसकी कुव्वतें कोई ऐसी सलब हो चुकी थी, होंठ कँपा रहे थे, लफ्ज़ों का रबर टूट चुका था। मुकर्रम, बड़ी मुश्किल से ज़ुबान हिली। मुकर्रम भारी कदम उठाता इसके करीब इसके सामने आ खड़ा हुआ। इसकी आंखें जैसे लहू टपका रही थी। ज़ीज़ सोफ़े के करीब ज़मीन पर बैठी हुई थी। इसके चेहरे पर मौजूद सुर्ख उंगलियों के निशान बता रहे थे कि हवेली आते इस पर किसी ने अपना गुबार निकाला। जब भी वो इस तरह बैठी घुट घुट के रो रही थी, लेकिन अब इसमें इतनी सक्कत नहीं थी कि मुकर्रम खान का गुस्सा देखती वो खौफ या फिर सदमे की ताप न ला सकी और फर्श पर लुढ़क गई। मुकर्रम ने कदम वहीं से वापस मोड़ लिए। इसकी मुट्ठियाँ और लब भींचे हुए थे। तू ला शर्तां ना लाइयां होंदियां तो फिर हुण इस टाइम तेन मुकर्रम ने सपोर्ट करना सी। इसे 2 दिन हो चुके थे हवेली में आए हुए, और मुलाजमा की ज़बानी पता चला वो 2 दिन से बुखार में फनक रही थी, लेकिन बाकी सब की तरह ये इत्तला मुकर्रम के भी कानों के ऊपर से गुजर गई। वो 2 दिन से अपने कमरे में नहीं गया था। इसका डेरा मुस्तकिल मर्दान खाने में लगा हुआ था। वो 2 दिन से सोया भी नहीं था। जब भी अम्मा जान को तशवीश हुई, तुम अगर 2 दिन से इस लड़की वाले से कमरे में नहीं जा रहे तो मैं इसका भी बंदोबस्त कर देती हूँ। इसका बोरिया बिस्तरा ऊपर स्टोर रूम में फेंक आती हूँ। इन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। नहीं अम्मा जान, नहीं, इस लड़की को मेरे कमरे में रहने दें। बड़े हिसाब निकलते हैं इसकी तरफ। मेरे सामने रहेगी तो मेरा ज़ख़म ताज़ा रहेगा, और अगर मेरा ज़ख़म ताज़ा रहा तो दर्द वो भी सहेगी। इसने हाथ उठाकर माँ को रोक दिया। लेकिन मुकर्रम, अम्मा जान, मुकर्रम नरम नहीं रहा, पत्थर हो गया, पत्थर जिस पर अब कुछ भी असर नहीं कर सकता। इसने अपने सीने पर हाथ रख के कहा। अजीब बहका बहका अंदाज था। वो खामोश सी होगी और वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गए, जहाँ से अरकम बाहर निकला था। क्या बात है, किधर आए थे तुम? मुकर्रम का लहजा सख्त था। वो लाला, मैं आपको ही देखने आया था। मुकर्रम के तेवर देखकर वो बेचारा घबरा गया। ठीक है। वो सारी लाकर अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अजीज़ सोफ़े पर बैठी दोनों पाँव समेटे घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे हुए थी। मुकर्रम की आवाज़ और आहट पर यकदम सर उठाकर सीधी हुई थी। मुकर्रम को बेड की सिमत पड़ता देखकर मुनक़ाहत के बावजूद तीर की सी तेज़ी से इसके सामने आ खड़ी हुई। इसकी आंखें आंसू और नदामत से भरी हुई थी, यूँ जैसे पानी से लबालब भरा प्याला छिलकने के लिए बेताब। रास्ते से हटो, वो सर ठठरा देने वाले लहजे में बोला। मुकर्रम खान, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो रोते हुए इल्तिजा करती इसके सामने दोनों हाथ जोड़ चुकी थी। इसके आंसू छम छम बह रहे थे। मैंने कहा रास्ते से हटो। वो अजीज़ को देखे बगैर कह रहा था। वो अपनी नज़रों को इधर उधर भटकाए हुए था। मुझे माफ़ कर दो, मैं हट जाऊँगी। वो हवस खड़ी थी। देखो, मैं इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहता, बस मेरे रास्ते से हट जाओ, छोड़ो रास्ता। वो अपना आप कंट्रोल करने की हत्तल मकान कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़ीज़ से इल्तिजाएँ की जा रही थी। मैं नहीं हटूँगी, तुमने जो कहना कहो मुझे। वो ज़रा सी सरकशी से क्या बोली। मुकर्रम का दिमाग घूम गया। इसका भारी हाथ जनाटे से इसके चेहरे पर पड़ा। ज़ीज़ तवाज़ुन बरकरार कायम न रख सकी और साइड टेबल के करीब जा गिरी। यार, ये सब कुछ तो नहीं सिखाया था इसके बाप ने तुम्हें, तुम्हारे बाप ने। वो मर गया, उसकी इक़्तिदार तो ना भूलो। ठीक है, जो मर्ज़ी करो उसके साथ, लेकिन चंडा ही मारनी शुरू करती हैं तू।
जब कह रहा हूँ कि मुझे मत छेड़ो तो फिर समझ जाओ कि मत छेड़ो। तुम इतना कुछ करने के बाद भी किसी नए ड्रामे, किसी नए नाटक की उम्मीद रखती हो, हालांकि तुम जानती भी हो कि तुम जैसी घटिया औरत के दाम में मर्द सिर्फ एक ही बार आता है, बार बार नहीं। मुकरम का लहजा हकारत उगल रहा था। इसने झुककर जीस को दोबारा उठाते हुए अपने सामने खड़ा किया। मुझे माफ़ कर दो मुकरम खान, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मगर मुझसे ऐसा हो गया। वो सर पे लगने वाली चोट भूलकर फिर से इसके सामने हाथ जोड़ चुकी थी। तुमसे ऐसा हो गया या तुमने ऐसा किया? तुमने मुझ पे 10,000 की शर्त लगाई। तुमने मेरे दिल का सौदा 10,000 में तय किया। तुमने मेरे जज्बात, मेरे ख्वाब 10,000 की खातिर लौट डाले। तुमने 10,000 के लिए मेरी मोहब्बत की तौहीन की। वो घुरा कर कहता जैसे पागल होने लगा था और इसके अंदर की आग जीस के जिस्म पे निकल रही थी। जहाँ जहाँ वो मार रहा था सुर्ख और फिर स्याह निशान बनते जा रहे थे। जीस की घुटी घुटी चीखें अम्मा जान को बेचैन करके इन्होंने दरवाज़ा पीट डाला, मगर वो होश में होता तो दरवाज़ा खोलता ना। देखिए तेरे, मैं तो नहीं तेरे पे होने सिखाया सी। आखिर में इसने बेदम होती जीस की गर्दन को दोनों हाथों में दबोच लिया। तुम्हारी वजह से इस रोज़ मैं अपने आगा जान से नहीं मिल सका। तुम्हारी वजह से मैं इनसे मिलने नहीं आया। वो मेरे इंतज़ार में मर गए। मुझसे मिलने की इस लेकर आस लेकर चले गए वो। तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वो इसका गला घोंटते हुए बफर रहा था। वो बेहोश होकर इसके हाथों में लुढ़क गई और वो इसे सोफे पर धकेल कर खुद बेड पर गिर गया। नशा कर गया है ऐसी चबल जिया। जीस की हालत देखकर अरकम और अम्मा साईं दंग रह गए। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इसका ये हाल मुकरम खान अफरीदी ने किया। वो हैरान परेशान थे कि क्या मुकरम इस हद तक सफाक हो गया। वो सुबह सुकून से उठा और बेजान पड़ी जीस को यकसा नज़रअंदाज करता वॉशरूम में घुस गया, नहाकर वापस और तैयार होकर कमरे से निकल गया। और इसके जाते ही अरकम और अम्मा साईं भागे आए थे, मगर वो तो जैसे खून में लथपथ पड़ी थी। इसका पूरा जिस्म नीलो नीलो हो रहा था। अम्मा साईं चाहने के बावजूद अपने आप को संगदिल नहीं बना सकी। हालांकि इनकी बेवा करने वाला जीस का भाई था, लेकिन इसको भी रब की रज़ा जानकर साबर शाकर हो गई थी और रब की रज़ा की सज़ा वो किसी और को नहीं देना चाहती थी। तो फिर चंडा किने मारी ऐसी जो जीस था इसे। लेकिन मुकरम ऐसी बातों को समझने के दौर से निकल चुका था। हालांकि ऐसी बातें वही इनको बताता था, सभी को सब्र और तहम्मुल सिखाता था, लेकिन आज खुद ही गज़ब की इंतहा करता फिर रहा था। तुम सकीना से कहो थोड़ा पानी गर्म कर दे, मैं इसके ज़ख्म साफ़ कर दूँ। इन्होंने अरकम से कहा। जी अभी कह देता हूँ। वो सारतमंदी से सर हिलाकर बाहर चला गया। अपने शोहर के कातलों से तुझे बड़ी हमदर्दी हो रही है। दादी तस्बीह हाथ में लिए नाक भौं चढ़ाती हुई अंदर आ गई। अच्छा दादी ने मारी ऐसी? दादी भी फसादन बैठी है कार। मेरे शौहर ने मुझे हमेशा जो कुछ सिखाया मैं वही करूँगी ना। इन्हें दादी की नागवारी की कोई परवाह नहीं थी। देख ला, उन्होंने अपने शौहर का सबक नहीं भूलिया तो वो अपने प्यो की सारी नसीहत भूल गया। शौहर की परवाह नहीं तुम्हें? इसकी बातों की भला क्या होगी? ये तो मेरा रब जानता है ना कि मुझे परवाह है या नहीं। मैं एक इंसान की गलती के साथ दूसरे को कैसे दूँ? कत्ल इसके भाई से हुआ और अजाब हम इस लड़की पर नाजिल करें, ये कहाँ का इंसाफ है हुआ भला? वो सच और हकीकत पसंदी से काम ले रही थी, लेकिन दादी को ये सच गवारा नहीं था। वो बहू के खिलाफ दिल में बुक्स लिए वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद अरकम मुलाजमा को साथ लिए आ गया और फिर इसकी पट्टी वगैरह करके इसे होश में लाने की कोशिश की। इसे गर्म दूध पिलाया, दर्द की टैबलेट दी और आराम करने का कहकर वो उठ खड़ी हुई थी। लेकिन जीस दिन की इस कदर नरमी और हमदर्दी को देखकर ज़ब्त न कर सकी और बेख्तियार इनका हाथ पकड़ कर रो पड़ी थी। और वो इसका इस तरह शिद्दत से रोना देखकर ठिठक की दूसरे हाथ से इसका सर थपका और बाहर आ गई। अपने करतूत रवा रहे जीस ने। देखो यार, तुमने किसी की बातों में लग के अपनी तबाही कर ली ज़िंदगी की। सानिया दा की किया? ਉਹਦੇ अपनी ज़िंदगी किते ठाठ ना गुजार रही होनी। उनका तो 10,000 भी मेरा ख्याल तेरे को नहीं लगे होने कि तैनू अपनी पै गई। डूब के मर जाओ। वक्त 2-4 कदम आगे बढ़ा तो ज़िंदगी के 2-4 कदम पीछे सरक गए थे। दिलों पर लगने वाले ज़ख्मों की सतह पर खरींड आ गया था और खरींड आने का मतलब था कि सब्र आ गया था। वो सब्र चाहे हशमत अली खान को बेटी की किस्मत और जुदाई पर आया, चाहे मुकरम खान अफरीदी को बाप की मौत पर आया, चाहे जीस अली को इस कदर चाहने वाले मुकरम खान की बेरहमी और संगदिली पर आया, लेकिन बहरहाल आया ज़रूर था, क्योंकि वक्त सब कुछ पीछे छोड़ता जा रहा था। ज़िंदगी एक डगर पर चल निकली थी। जिस तरह मुकरम खान अफरीदी आज़ाद ज़िंदगी से निकलकर जिम्मेदारियों में पड़ गया था, इसी तरह जीस आज़ाद फ़िज़ाओं में उड़ते उड़ते कैद हो गई थी। मौजूदा तर्ज़ ज़िंदगी बेशक इसके लिए मुश्किल था, लेकिन करना तो था वो सब कुछ जो इसके मालिक चाहते। यहाँ आने के 5वें रोज़ बाद ही दादी के हुक्म पर मुलाजमा इसको घसीट कर बाहर ले आई थी और फिर हाल कमरे के बीचों बीच मुजरिम की तरह खड़ा करके दादी ने जो भी हुक्म जारी किए वो सर झुकाए सुनती रही। इस वक्त वहाँ हवेली की तमाम औरतें और मुलाजिम मौजूद थे। दादी ने इस पर कई पाबंदियाँ आयद की और कई काम इसको सौंपे थे और इनमें कोताही की कोई गुंजाइश नहीं रखी थी। और जीस चुपचाप सब कुछ कबूल करती चली गई। इसे कोई सी तकलीफ़, किसी अजियत की कोई परवाह नहीं थी। बस परवाह थी तो मुकरम खान की। दुख था तो सिर्फ इसका था, जो बदल गया था, जो वाकई बदल गया था। ਉਹਦੇ बदलन भी सब तो ਵੱਡਾ तेरा ही हाथ था। अपनी अक्ल इस्तेमाल कर लेंदी तो ना बदलता है। खान जी आपकी चाय। वो बेड पर तकियों के सहारे नीम तराज लेटा आंखें बंद किए शायद सोने की कोशिश कर रहा था, जब वो इसके करीब आकर आहिस्ती से बोली। खान जी कहना भी दादी का हुक्म था, क्योंकि दादी खान जी की पग मुकरम के सर पर जो रखी गई थी, तो फिर खान साहब कहलवाने का इसे पूरा पूरा हक था। खान जी, वो फिर आहिस्ती से बोली। इसकी इतनी जुर्रत नहीं थी कि हाथ बढ़ाकर इसका कंधा ही हिला देती। सुन रहा हूँ, रख दो। वो आंखें बंद किए इसी तरह लेटा रहा। जीत जानती थी वो काफ़ी थका हुआ है। वो एक पंचायत के सिलसिले में डेरा इस्माइल खान गया हुआ था और आज 2 दिन बाद वापस आया था।
थक गए। वो चाय की कप साइड टेबल पर रख के बेड की पाइंटी की तरफ आकर बैठ के और इसकी खेड़ी का स्ट्रैप खोलकर खेड़ी उतारने लगी। मोहम्मद आंखें बंद किए लेटा हुआ था। स्याह रंग की खेड़ी इसके पाँव में बहुत खूबसूरत लगती थी। वो शलवार सूट के साथ हमेशा खेड़ी ही पहनता था। वो जब भी थका हारा वापस घर आता और आकर बेड पर लेटता इसके जूते जीस्ती उतारती थी। लेकिन जिसको हमेशा इसके पाँव में खेड़ी अच्छी लगती थी। वो आहिस्ती से इसके पाँव से हिलाने लगी, लेकिन इसके हाथों का लम्स महसूस करते मुकरम ने एकदम पाँव पीछे खींच लिया और एकदम उठकर बैठ गया। मैं इतना भी नहीं थका हुआ कि अपनी थकन उतारने के लिए तुम्हें सहारा बनाऊँ। मुझे तुमसे इतनी नफरत है कि मैं अपनी थकन भी तुम्हें नहीं सौंप सकता। इसके लफ्ज़ आग की तरह जीस के वजूद से लिपट के वो जलकर राख होगी, और ऐसा तो वो पिछले 2 साल से बर्दाश्त करती आ रही थी। हाय हाय, 2 साल हो गए। ठीक है उसकी गलती थी, लेकिन 2 साल। मुकरम खान की नफ़रत और हकारत सहते हुए और 2 साल हो गए थे। वो सब कुछ खामोशी से चुपचाप बर्दाश्त की जा रही थी। 2 साल का बर्दाश्त, अभी तो कोशिश बंदा ना माफ़ी बंदा दे देवे, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को मुकरम खान का मुजरिम समझती थी, और एक मुजरिम होने के नाते वो मुकरम खान के रवैये के हक बजानिब समझती थी। इसने इसके रवैये पर कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की थी, बस लब से ये सब कुछ सहती जा रही थी। तो मुकरम खान बोलता अपने आप तो बाहर हो ही जा रहे हैं। ठीक है यार, मेरी थोड़ी सी हमदर्दी डाइवर्ट हुई है, लेकिन ये भी तो देखो ना, 2 साल हो गए। 2 साल जितनी कुत्ते खानी होगी नहीं बहुत है। लेकिन यार गलत हुआ है, मतलब कि मुकरम को अपने बाप की याद रखनी चाहिए थी। नसीहतें भट जाई। अचानक अरकम दरवाज़ा बजाकर अंदर आ गया, लेकिन सामने बेड पर मुकरम को देखकर ठिठक गया। वो मुकरम के सामने जीत से बातचीत करने से गुरेज करता था, क्योंकि मुकरम को अरकम और अम्मा जान किसके साथ अपनाई तो हमदर्दी कतई पसंद नहीं थी। क्या बात है? जीत फ़ौरन बेड से खड़ी हो गई। वो अम्मा जान ने किचन में बुलाया। अरकम बात बदल गया। इधर आओ। मुकरम ने इसे करीब बुलाया। जी लाला साईं। वो करीब आ गया। कॉलेज जा रहे हो? जी। एग्ज़ाम्स कब हो रहे हैं? अगले माह। कोई तैयारी भी की है या फिर सिर्फ हमदर्दियाँ जताते फिर रहे हो? लहजे में काट थी। जीस बाहर निकलते निकलते इसकी बात सुन चुकी थी। इस हवेली में सिर्फ अरकम ही तो एक ऐसा फ़र्द था जिसे अपने छोटे भाइयों की तरह लगता था, और जिसको हकीकतन वो अपना भाई समझती थी, जिसके साथ वो सब कुछ कह सुन लेती थी, और वो भी इसका बहुत ख्याल रखता था। मैं क्या पूछ रहा हूँ? आप हमदर्दी नहीं करेंगे तो हमें तो करनी पड़ेगी ना। अरकम ने पहली बार ज़ुबान खोली। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मुकरम को गुस्सा आ गया था। जानता हूँ लाला साईं, अच्छी तरह जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि आपको भरजाई पे सिर्फ खान साहब की मौत का गुस्सा नहीं है, इसके पीछे कोई और वजह भी है। अरकम की बात में मुकरम यकदम बुरी तरह चौंक उठा। इसने बेयकीनी से अरकम के चेहरे की सिम देखा। यह हकीकत जीस कभी खुद से नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर वो बताती तो फिर इसकी अपनी असलियत भी सामने आ जाती। लिहाजा अरकम ने यह बात किस बुनियाद पर कही थी, यही वो जानना चाहता था। तुम ये कैसे कह सकते हो? इसकी उलझी हुई इस्तफामिया नज़रें देखकर अरकम तंजिया सा मुस्कुराया। ऐसी हकीकतें छुपी भी नहीं रहती लाला साईं, और मैं तो इस हकीकत से पहले रोज़ से वाकिफ़ हूँ। पहले रोज़ मुझे जब पता चला कि खून बहा में आने वाली लड़की का नाम जीस था, तो मैं फ़ौरन ही ठिठक गया था, क्योंकि मुझे आगाज़ान ने बताया था कि तुम्हारे मुकरम लाला बहुत जल्द तुम्हारे लिए भरजाई लाने वाले, और तुम्हारी होने वाली भरजाई का नाम जीस था। वो मेरे लिए दोस्तों की तरह थे। बेशक मैं छोटा था, मगर वो मेरे पूछने पर हर बात बता देते थे। वो बहुत खुश थे कि आपको कोई लड़की पसंद आ गई, लेकिन वो लड़की रागिब अली की बहन होगी ये तो हमें भी नहीं पता था। लेकिन लाला साईं, खून बहा अपनी जगह और आपकी मोहब्बत अपनी जगह, आप क्यों इन पर इतना सितम करते हैं? अरकम की बातों से इसके नडर लबो लहजे से लगता था कि वो वाकई बड़ा हो गया। मुकरम इसके दुरुस्त तज्ज़े पर खामोश हो गया। रागिब अली ने आगा जान का कत्ल किया तो इसमें भरजाई का क्या कसूर? आप इन्हें माफ़ क्यों नहीं कर देते? लाला साईं, आप बेशक आगा जान की जगह इनकी गद्दी संभाल चुके हैं, लेकिन मुझे पता है आगा जान को आपको इस अंदाज में देखकर कभी खुशी नहीं होगी। इनकी खुशी 2 साल पहले वाला मुकरम खान था, आज वाला नहीं। अरकम न जाने क्या क्या कहता रहा, लेकिन मुकरम से मज़ीद सुना नहीं गया, और इसने अरकम को वापस भेज दिया और दोनों हाथों से कनपट्टियाँ मसलता दोबारा लेट गया। सरहाने रखी चाय ठंडी हो चुकी थी। अरकम ते गैरत दवाना भी मैनू नहीं लगता मुकरम खान फरीदी नू गैरत आनी है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। नवंबर के अवाइल रातें थी। ठंडक मामूल से बढ़ गई थी। वो शाम से सरदार खुर्शीद खान की आयादत के लिए गया हुआ था कि वो पिछले 1 हफ्ते से बीमार थे। इनके पास बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया। वापसी के लिए उठा तो बारिश शुरू होगी, लेकिन अब वो बारिश को देखकर रुक तो नहीं सकता था। हवेली पहुँचने तक रात गहरी हो चुकी थी, या फिर बारिश की वजह से ऐसा लग रहा था। बहरहाल पूरी हवेली में गहरा सन्नाटा था। बारिश और सर्दियों की वजह से सभी वक्त से पहले अपने अपने कमरों में घुस गए थे। वो अपनी चादर से बारिश की बूंदें छाटता, लंबे लंबे डग भरता, मजबूत कदमों से चलते हुए अपने कमरे में आ गया। चादर बाजू पर डालते अपने पीछे दरवाज़ा भी बंद कर दिया, फिर पलटकर चादर सोफे पर उछाले बेड पर बैठ के जूते उतारे। इसने एक नज़र देखा, वो सो रही थी, वरना ये काम इसी को करना होता था। जूते और कपड़े तब्दील करने के बाद वो खुद भी सोने के लिए लेट गया, और साथ ही ज़ीरो बर्फ़ का पावर का बल्ब जला दिया। वो बिस्तर पर लेटा तो हर छाने वाले सन्नाटे का मज़ीद एहसास हुआ। माहौल में सिर्फ बारिश और तूफान की साई साई की आवाज़ गूंज रही थी। तेज़ हवा की सरसराहट बहुत खौफनाक सा इर्तियाश पैदा करी थी। मुकरम ने बाहर के माहौल से ध्यान हटाकर अंदर के माहौल पर तवज्जो दी और करवट बदल कर लेट गया। और करवट बदलने से इसकी नज़र फर्श तक चली गई, जहाँ पे जीस का बिस्तर लगा हुआ था। वो तकिए पर सर रखे इसकी तरफ पुश्त किए करवट के बल लेटी हुई थी, और कंधों तक मोटा सा खेस ओढ़ा हुआ था। हालांकि सर्दी पला की थी, वो अपने ऊपर कंबल फैलाए हुए था, लेकिन फिर भी सर्दी का एहसास कम नहीं हो रहा था। और एक वो थी जो फर्श पर बिस्तर लगाए सो रही थी, और पिछले
2 सालों से भी इसी बिस्तर पर सो रही थी। हर सर्दी और हर गर्मी इसने इसी तरह फर्श पर सोकर गुजारी थी। मुकरम करवट के बल लेटा अपने बाजू पर सर रखे मुसलसल इसके फ़कीराना हुलिये को देख रहा था। क्या ये वही ज़ीस थी जिसके अंदाज़ त्वार से शहानापन छलकता था, जिसकी चाल में तमकनत थी, जिसके ड्रेसेस और मेकअप कमाल के होते थे, जो गाड़ी ड्राइव करती तो गाड़ी में फ़ास्ट म्यूज़िक बज रहा होता था, जो लोगों के दिल जीतने और इनको काबू करने की शर्तें बांध लेती थी। और ये सच था कि जीत भी इसी का मुकद्दर होती थी, और आज शायद इसका ये बिस्तर, ये दरवेशाना अंदाज़ और रहन सहन भी इस जीत की वजह से मुकद्दर बना था। इस वक्त अगर इसने मुकरम खान पर शर्त ना लगाई होती तो यकीनन आज भी उसका दिल जीत चुकी होती और वो फर्श पर सोने की बजाय इसके बेड में, इसके पहलू में सो रही होती। लेकिन बात यह थी कि वो पहले एक बार जीत चुकी थी, और ये कैसे मुमकिन था कि हर बार जीत एक ही इंसान का मुकद्दर बने। अब इसकी जीत के कोई इम्कान नहीं थे, अब इसे हारना ही हारना था। मुकरम ने इसे देखते देखते एक फ़ैसला किया और फिर दूसरी तरफ करवट लेकर इत्मीनान से सो गया। लेकिन बारिश अभी भी बरस रही थी। एक बारिश कमरे से बाहर थी और एक बारिश कमरे के अंदर। वो करवट लिए बेआवाज़ रो रही थी। वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। इत्तेफाकन जीत भी वहीं ड्राइंग रूम की सफाई कर दी। सॉरी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने बिज़नेस हैंडल करना छोड़ दिया। वो सारा बिज़नेस मेरा कज़न संभाल रहा है। वो क्या कुछ करा है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, क्योंकि वो बिज़नेस, इसका लिहाजा आपने जो भी बात करनी है इसी से कीजिए। अलबत्ता आपको अगर किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो वो मैं ज़रूर कर दूंगा। वो काफ़ी सुकून से किसी को समझा रहा था। इतने में जीत हाथ में कपड़ा थामे इसके सामने पड़ी टेबल की सतह साफ़ करने के लिए झुकी, और बिला इरादा ही मुकरम की नज़र इसकी सिमत उठ की। इसकी गर्दन में झूलती हुई इसकी चेन इसकी सारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा चुकी थी। ये चेन तकरीबन 2.5 साल पहले इसने इसकी गर्दन में खुद पहनाई थी, और मुकरम की तरफ से जीत के लिए चेन मोहब्बत का पहला और आखिरी तोहफा था जो उसने अभी तक सीने से लगा रखा था। शायद मुकरम के पहले भी इस पर कई बार नज़र पड़ी थी, लेकिन बेध्यानी और गुस्से के बायस कुछ भी महसूस नहीं कर सका था। मगर इस वक्त इसका ध्यान और इसकी नज़रों का मरकज़ वही चेन थी, और यही वजह थी कि वो फ़ोन पर बाकी बात ठीक से नहीं कर पा रहा था। इसकी तवज्जो मुंतशिर हो चुकी थी। दूसरी तरफ हेलो हेलो पुकारने के बाद फ़ोन बंद हो चुका था, और इधर जीत भी काम ख़त्म करके ड्राइंग रूम से जा चुकी थी। लेकिन इसकी नज़रों में अभी तक इसके गले में झूलती चेन का मंजर घूम रहा था। देखो यार, इतना ये मर्द जुल्म करते हैं एक औरत के साथ, तो अगर सारा कुछ एंड पे औरत बुला के माफ़ कर देती तो एक मर्द से माफ़ करना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा औरत को। लाला साईं, इसकी चचाजान कज़न पलवश शाह ने इसे मुखातिब किया। वो चौंक कर सीधा हुआ। दादी ने आपको अपने कमरे में बुलाया। दादी? क्यों, खैरियत? इसने ठिठक कर पूछा। ये तो दादी को ही पता होगा। पलवश शाह ने कंधे उचकाए। अम्मा जान कहाँ? इसने इधर उधर देखते हुए इस्तफसार किया। कहीं बैठी होगी अपनी बहू रानी से हमदर्दी जताने के लिए। पलवश शाह तमस्खर से कहती वहाँ से हट गई। कोई और मामला होता तो मुकरम अच्छी तरह बात करने पर इसे झिड़क कर रख देता, लेकिन ये मामला जीत का था। तभी अक्सर वो हर जायज़ और नाजायज़ पर भी चुप रह जाता था, क्योंकि वो इसके हक़ में हरगिज़ नहीं बोलना चाहता था। वो वहाँ से उठकर दादी के कमरे की तरफ जा रहा था जब अचानक अम्मा जान सामने आ गई। बड़ी अम्मा के कमरे में जाने से पहले तुम मेरी बात सुन लो। इनका लहजा इंतहाई संजीदा था। अम्मा जान, खैरियत तो है ना? वो परेशान हुआ। खैरियत है, मेरे कमरे में आओ। वो इसे इशारा करके आगे बढ़ गई, और मुकरम इनके पीछे इनके कमरे में आ गया। बैठो। इन्होंने दरवाज़ा भेड़ के इसकी तरफ देखा। जीत को यहाँ तुम क्या बना के लाए हो? इनका सवाल अजीब था। वो उलझ सा गया। क्या मतलब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम जीत को क्या बना के लाए हो? वो सख्ती से बोली। जी बीवी। इसने बड़ी दिक्कत से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बीवी के हक़ को फ़राइज़ अदा किया तुमने? इनके खरे खरे सवाल पर मुकरम नज़र चुरा गया। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम इस लड़की पर क्यों इतने जुल्म और सितम ढाते जा रहे हो? क्यों इसके सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? क्या चाहते हो आखिर? 3 साल होने को आए, तुमने आज तक सीधे मुझसे बात तक नहीं की। तुमने इसे बीवी वाला हक़ नहीं दिया, कभी इसके दुख तकलीफ़ का ख्याल नहीं किया, कभी इसे पास बुलाया नहीं, बिठाया नहीं। लेकिन फिर भी आफरीन है इस लड़की पर जिसने कभी मुँह से सी नहीं की, कभी किसी से रहम की भीख नहीं मानी, जो दिया खा लिया, जो कहा पहन लिया। इसने सब्र की इंतहा कर दी है, लेकिन तुमने जबर की इंतहा कर दी। ऐसा क्या गुनाह हो गया इस बेचारी से कि तुम माफ़ी नहीं कर रहे? इसकी सज़ा ख़त्म होने में नहीं आ रही? जाओ देखो सरदार खुर्शीद खान की बीवी को, वो भी खून बहा में आई थी, लेकिन इसके बावजूद वो सरदार खुर्शीद खान के घर और ख़ानदान पर राज करी है। लेकिन यहाँ तो पता नहीं क्या क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तुम्हारी दादी को तुम्हारे बच्चों का शौक़ हो रहा है, और वो तुम्हारी दूसरी शादी करवाने का सोच रही है। इन्होंने लड़की भी देख रही है, बस तुम्हारी हाँ की ज़रूरत है। अम्मा साई ने सब कुछ बड़े तंज और तमस्खर से कहा, और मुकरम दादी के मंसूबे का सुनकर हैरान परेशान रह गए। लेकिन जो कुछ इसके अम्मा साई ने कहा था वो भी कुछ कम नहीं था। फिर डूब के मर जावे ना मुकरम। उन्हें आकर बाथरूम से बाहर निकला तो जीत अलमारी से इसके कपड़े निकाल कर बेड पर रखने लगी। कपड़े रखने के बाद जूते निकालने के लिए वो रैक की सिमत बढ़ी की, लेकिन अचानक इसका बाजू मुकरम की गिरफ्त में आ गया, और जीत को लगा पूरी दुनिया इसकी निगाहों में घूम के रह गई। इसने हैरत से मुकरम की सिमत देखा, वो भी इसे ही देख रहा था। तुम बीवी हो मेरी, तुम्हें छूने का पूरा पूरा हक़ है मुझे। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? वो अजीब से अंदाज से कहता इसके बेहद करीब आ खड़ा हुआ, लेकिन जीत की हैरानी अभी भी कम नहीं हुई थी। वो आंखें फैलाए हुए इसे देख रही थी। मैं आज कहीं जा रहा हूँ, शाम को वापसी पे तुमसे मिलूंगा। इसने जीत को बाजुओं के घेरे में ले लिया, और जीत का दिल उछल कर हलक में आ गया। इतने सालों से साख्त सामत बैठे दिल की धड़कनें अचानक जिंदा हो गई, और इन धड़कनों की आवाज़ मुकरम खान बासानी महसूस कर रहा था।
मुझे तुमसे कोई बात करनी है, तुम तैयार रहना। इसने जीत का चेहरा अपने सामने कर लिया। जानती हो मैं कैसा तैयार होना कह रहा हूँ। इसने मानीखेज नज़रों से देखते हुए कहा। ना चाहते हुए भी जीत की पलकें झुकी। ये मैले कपड़े उतारकर नए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, इन उलझे बालों को शैम्पू करो, इनको सुलझाओ, शाम को खुशबू में नहला दो, जिस्म को खुशबू में नहला दो, और इन होंठों को, इनको तुम नहीं, इनको तो मैं खुद गुलाबों सा रंग बख्शूँगा। और हाँ, काजल मत लगाना, काजल बह जाएगा। इसने जीस के एक एक नक्श छूते हुए इससे फरमाइश की थी और जीस तो जैसे पागल ही उठी। इसे लगा वो इतने सालों बाद खड़े खड़े सुहागन हो गई। जो कह रहा हूँ सुन रही हो ना? इसने तस्दीक चाही। सर झुकाकर आहिस्ती से बोली। मुकरम खानी से एक बार ज़ोर से बाहों में भेज कर बाहों के हल्के से आज़ाद करते हुए पीछे हट गया। लगता अक्ल आई कि नहीं आई। चंद मिनटों में वो तैयार हुआ कमरे से चला गया, लेकिन जीस के पास खुशबुओं का एक जहान छोड़ गया। वो इतनी खुश थी कि खुशी के मारे इसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। वो बस सचमुच फूट फूट कर रो दी। इतना तवील हिजर काटने के बाद वसल की कोई किरण नजर आई तो दिल पर शादी मर्ग की सी कैफियत तारी होगी। इसने दिल में ठान लिया कि बाद मुकरम से अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करेगी। इस मोहब्बत का इजहार जिसे शर्त जीत जाने के बाद मुकरम खान से महसूस हुई, जिस मोहब्बत का इदराक बहुत बाद में हुआ था और जिसका इजहार करने के लिए वो दिनों से ढूंढती फिरी थी, लेकिन वो इसे कहीं नहीं मिला। लेकिन वही मुकरम इसे आज मिला था और इसने फैसला कर लिया कि आज वो कुछ भी नहीं छुपाएगी, सब कह डालेगी। इसी खुशी में पूरा दिन चहकती फिरी। इसकी खुशी अरकम और अम्मा जान ने भी महसूस कर ली। क्या बात है भाई, बड़ी उड़ी उड़ी फिर रही हैं। अरकम छेड़ने लगा। बहनों को इस तरह छेड़ते हैं क्या? जीस ने घूट के कहा। तो फिर किस तरह छेड़ते हैं? वो शरारत से बोला। जीस इसकी बात पर हंस पड़ी। बहुत ख़राब हो तुम। इसने अरकम का कान खींचा। लाला सही से थोड़ा कम ही ख़राब हूँ, वो जताने से बास नहीं है। ये तो तुम ठीक ही कह रहे हो, वो मुँह बनाते हुए बोली। यूँ लग रहा था जैसे आज अचानक पहले वाली जीस जिंदा होकर सामने आ गई। अरकम को इसका खुशपाश चेहरा देखकर दिली खुशी का एहसास हुआ और ऐसी ही खुशी अम्मा जान को भी हुई थी। इन्हें एहसास हुआ कि सचमुच मुकरम को इनकी बातें समझ में आ गई थी। इन्होंने इसके सर पर हाथ फेरते हुए इसे ढेर सारी दुआओं से नवाजा था। देखते हैं अम्मा जान दी दुआएं असर कर दिया कि नहीं कर दिया। इसके पास कोई बिल्कुल नया सूट तो नहीं था, लेकिन 4-5 सूट ऐसे थे जिनमें सिर्फ एक ज़रा बेहतर हालत में था। वो भी दादी बेगम के हुक्म पर इसे इनायत किए गए थे। ना तो वो बहुत ज़्यादा कीमती थे और ना ही इनका कोई रंग अच्छा था, लेकिन ये सूट ज़रा काबिल कबूल था और जीस ने बहुत कम पहना था, इसलिए इसने आज पहनने के लिए इसी सूट का इंतखाब किया। डार्क ब्राउन कलर का ये शिफॉन का सूट इसे अम्मा जान ने सबसे चोरी छुपे दिया था, लेकिन जब जीस ने पहना तो दादी बेगम को खबर हो गई और फिर इन्होंने दोनों की क्लास ले ली। लिहाजा ये सूट जब भी पहनती अंदर से डरती रहती थी, लेकिन आज इसे कोई परवाह नहीं थी। वो कुछ भी कह लेती, वो सुनने को तैयार थी। इसने नहाकर कपड़े पहने, खुशबू लगाई, बाल संवारे, मुकरम की पसंद के तमाम खाने बना डाले। दिन भर अरकम आते जाते मानीखेज नज़रों से देखते हुए छेड़ता रहा और जीस शाम होते इसके इंतज़ार में लग गई। वो हमेशा की तरह आज भी लेट हो चुका था, लेकिन आज जीस को इसका इंतज़ार हमेशा से हटके था। आज इसकी ये खुशी ही बेइंतहा थी कि मुकरम खान ने इसे माफ़ कर दिया था। खान जी आ गए? वो कमरे की तरफ जा रही थी, मुलाजमा के इत्तला पर इसके कदम ठिठक गए। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला। वो हैरान होती अंदर आके मुकरम कपड़े तब्दील करके निकला था। जीस को देखकर कदम ठहर से गए। वो कोई भी सिंगारना होने के बावजूद अपनी शर्म और हया दोशीज़गी के बाइस सचमुच नई नवेली दुल्हन लग रही थी। मुरझाए हुए चेहरे पर एक दिन में ही गुलाबियाँ लौट आई थी कि इसका नरम रवैया इतना असर रखता था इस पर। वो सोचे बगैर न रह सका और फिर आहिस्ती से खुद ही सर झटक दिया। खान जी, जीस ने कुछ कहना चाहा। वो घड़ी उतार कर टेबल पर रख रहा था। जीस वो घड़ी देखती रह गई। ये इसी ने तो गिफ्ट की थी, लेकिन 3 साल हो गए थे जीस ने ये घड़ी इसके हाथ में कभी नहीं देखी थी, लेकिन आज वो अंदर से सरशार हो गई। चुप क्यों हो गई हो? वो उसे सर तपा गहरी नज़रों से देख रहा था। जीस कुछ कहने से पहले गड़बड़ा गई। खाना लगाऊं आपके लिए? इसने बात बदल डाली। लगाओ, मुझे भूख लग रही है, वो सर हिलाकर बोला। वो तेरी से वापस मुड़ गई। अभी भी इसके दिल की हालत नाजुक थी। वो इसकी ऐसी कर्म नवाजी सह नहीं पा रही थी। बाकी सब खाना खा चुके थे। वो लेट आया था, इसलिए इसे अकेले खाना था। जब भी डाइनिंग हॉल में वो दोनों अकेले थे। जीस प्लेट में चावल निकाल के इसके सामने रखने के लिए करीब आई तो इसके वजूद से उठने वाली महक ने मुकरम को मशहूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो इसके सरापे को जांचते हुए खाने की तरफ मतवज्जा हो गया। चाय भी बनाओ? इसने किचन की तरफ मुड़ते हुए पूछा। 5 मिनट बाद चाय बनाकर कमरे में ले आओ, वो खाना खत्म करते हुए बोला, लेकिन जीस को 5 के बजाय 25 मिनट लग गए। बर्तन समेटकर इस्तेमालशुदा बर्तन धोने की ड्यूटी भी इसकी थी, सो ड्यूटी तो पूरी करनी थी। जब वो चाय लेकर अंदर आई तो मुकरम बेड पर नीम दराज था और रिमोट से टीवी देख के चैनल सर्च कर रहा था। चाय? वो पास आकर बोली। रख दो, इसने देखे बिना कहा। वो कप रख के पीछे हटी। दरवाज़ा बंद करके इधर आकर बैठो, इसने बेड पर अपने पहलू की तरफ इशारा किया। जीस के कदम मन भर के हो गए थे। इसने सुर्ख चेहरे के साथ मुश्किल दरवाज़ा बंद किया और बेड के करीब आई। बैठो। वो ज़रा सा पीछे बता के वो बैठ सके। वो अपनी हिम्मतें अपने हौसले में इज्तिमा करती बैठ गई। मुकरम ने चाय का कप उठाने के साथ साथ इसका हाथ भी पकड़ लिया। आज कैसा लग रहा है? इसने जीस को थोड़ा और करीब करते हुए पूछा। वो इस सवाल पर सर झुकाने पर मजबूर हो गई। प्लीज़ डियर वाइफ, शर्माओ मत, अपने इसी एतमाद से जवाब दो तो तुम्हारी शख्सियत का हिस्सा। सच सच बताओ, अच्छा लग रहा है ना? वो इंतहाई गंभीर लहजे में सरगोशी करते हुए बोला और जीस को गर्दन इस बात में हिलानी पड़ी।
आज खुश हो ना तुम? वो कप वापस रखते हुए इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम चुका था। बहुत ज़्यादा, वो दिल की गहराइयों से बोली मगर धीमे अंदाज में। देखो मैं एक मर्द हूँ और मर्द के जज्बात बहुत ही मुज़ा और अंधे होते हैं, लेकिन फिर भी पिछले 3 साल से मैं अपने जज्बात को लगाम डालता आ रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम्हें छूना भी गवारा नहीं था। मैं तुम्हारा रागी बली की बहन होना तो माफ़ कर सकता था, लेकिन तुम्हारी शर्त के बदले होने वाली अपनी तौहीन, अपनी हित तक कभी माफ़ नहीं कर सकता था। मैं बहुत अच्छा और एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन तुम्हारी तफरीह ने मुझे संगदिल बना डाला, मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी, मुझे अर्श से फर्श पर फेंक दिया। इतनी लड़कियों के दरमियान होने वाली इतनी तज़लील ने मुझे कभी सोने नहीं दिया। मैं अपने बाप की मौत का गम और तुम्हारे फ़रेब की चोट इतने दिन अपने साथ लिए फिरता रहा। रफ्ता रफ्ता सब कुछ मामूल पर आया तो पता चला कि मेरे कमरे के फर्श पर एक लड़की सोती है। पिछले दिनों दादी ने मशवरा दिया कि दूसरी शादी कर लो। मैंने भी सोचा कि अच्छा आइडिया, मैं भी मर्द हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ, सो मैंने औरत के वजूद पर सोचना शुरू कर दिया। तब मेरा ख्याल तुम्हारी तरफ किया कि शादी करने की क्या ज़रूरत है, बल्कि मेरी ज़रूरत का सामान तो तुम भी कर सकती हो। बीवी हो, खूबसूरत हो, एक मुकम्मल लड़की हो, मुझे और क्या चाहिए भला? मैं दूसरी शादी के झंझट क्यों पालूँ? बेशक तुम्हारे करीब आना नागवारी से, लेकिन कभी कभी तुम मुझे चंद लम्हों का सुकून तो दे सकती हो ना। लिहाजा आज मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं तुम्हें अपने दिल में कभी जगह नहीं दे सकता। दुर्लानत है तेरे दफ़े, लेकिन अपने पहलू में जगह ज़रूर दूंगा। तुम मेरे सीने के अंदर तो नहीं, लेकिन सीने पर खुले आम रह सकती हो। इसे जो कुछ कहना था वो कह चुका था और फटी फटी आंखों से इसका चेहरा देख रही थी। इसे यकीन नहीं आया था कि वैसे ऐसी छुरी से मुकरम खान ने ज़िबा किया है। वो साख तो सामद रह गई। इसने इसकी तौहीन इतनी लड़कियों में की थी, लेकिन मुकरम खान ने ऐसी चाल चली थी कि वो अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। वो इतनी सारी तौहीन और हित का बदला एक दिन और एक पल में ले चुका था। तो जरा 3 साल जलील की तान ने चवल जिया सौंदा मेरे मुँह जो गंदी। इसने अजीज़ को सर उठाने के तो क्या नज़र उठाने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। वो लाइट बंद कर चुका था, लेकिन इसका लम्स, इसकी गिरफ्त, इसकी ऐसी ज़रूरत भरी कुर्बत अजीज़ को खून के आंसू रुला रही थी। और मुकरम खान को इसको अजियत पर तकलीफ़ तो हो रही थी, मगर वो इसे कोई भी इज़हार मोहब्बत या माफ़ी का इशारा देकर बहादुर नहीं करना चाहता था। वो अजीज़ को एहसास दिलाना चाहता था कि किसी के जज्बात से खेलना इतनी मामूली बात नहीं होती, क्योंकि हमारा खेल किसी दूसरे की पूरी ज़िंदगी का सवाल बन जाता है। ठीक है यार, उसने गलत किया, लेकिन उसको एहसास भी तो है ना। और फिर तुमने कम गलत किया उसके साथ? तुमने भी तो इतना अर्सा गलत ही किया। 3 साल उसको मारा पीटा, हर चीज़ किया, अपने घर मुलाजमों की तरह बना के रखा। तो एंड तो तू है चवल मार दी थी खच जी, सुनता मेरे मुँह से। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी ओवरऑल नावल अच्छा था, लेकिन एंड नहीं ऐसा होना चाहिए था। जी तो गाइज़, ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा आपको ये नावल? तो मुझे तो एंड पे थोड़ा सा एतराज़ है। तो एंड पे हीरो को चित्तर बचते हैं, जिद्दा हीरो चंगा से ना शुरू दे विच एंड ते हीरो ने उन्नी ही सुनी है। तो आप लोग को कैसा लगा? अभी हीरो को दिल खोल के बुरा भला कह सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो अब मुझे इजाज़त है, मैं चलती हूँ। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मेरा ख्याल है कल वाली इस नावल की एपिसोड में कोई मसला नहीं आया होगा। मैं एक और नावल रिकॉर्ड करी थी, तो उसकी तो मेरी कल 1.5 घंटे के लिए मैंने आपके लिए रिकॉर्डिंग की है। तो 2:30 बजे तक मैं जागती रही हूँ। तो लेकिन हुआ क्या है जी, मेरी हैंड-फ्री ने दगा दे दिया। तो मेरे साथ बड़ी भैड़ी हुई है। आज सारा दिन मैं फिर उसी पे लगी रही हूँ, मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। तो अभी मैंने इसकी भी रिकॉर्डिंग कर दी, इस वजह से आज ये थोड़ा सा लेट हो गया और फिर मैं थोड़ी बिजी थी। इंशाल्लाह अब कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।